Good morning, students and my dear friends. Today is 21st of July 2022, Thursday. Motivation of the day is things work out best for those who make the best of how things work out. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Levy on fuel exports cut, government spares SEZ from windfall tax. प्रीवियस न्यूज़ एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट रहे हैं उस पर नज़र बनाए हुए है और किसी भी तरह का रिवीजन विंडफॉल टैक्स में इस सारे सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ही किया जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम से क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में कूल डाउन हो रहे थे, जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स और कंपनीज ये डिमांड कर रही थी गवर्नमेंट को अब जो विंडफॉल टैक्स है वो रिड्यूस कर देना चाहिए, वो रिमूव कर देना चाहिए या वो ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि जो रीज़न था विंडफॉल टैक्स इम्पोज करने का वो रीज़न धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो फाइनली वेडनेसडे को गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया और इस डिसीजन के तहत गवर्नमेंट ने जो रीसेंट लेवी लगाया था ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उस लेवी को एग्जेम्प्ट कर दिया है, उस लेवी को रिमूव कर दिया है, स्पेशली फ्रॉम दोज यूनिट्स विच आर लोकेटेड इन SEZ. SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से होने वाले एक्सपोर्ट्स, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स पर गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली विंडफॉल टैक्स लगाया था वो विंडफॉल टैक्स हटा दिया है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो रीसेंट गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया था उस टैक्स को गवर्नमेंट ने हटा दिया है एमिड ईजिंग ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो अभी गवर्नमेंट को लगाए हुए 3 हफ्तों से ही कम दिन हुए थे, बट जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसमें फॉल देखने को मिला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट लेवी लगाए थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर, फ्यूल के एक्सपोर्ट पर, फिलहाल के लिए उसको हटा दिया है गवर्नमेंट ने। और ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के इस डिसीजन से जितनी भी जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री और अदर कंपनीज, इन सबको बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है, सिग्निफिकेंट बेनिफिट, वो RIL को मिलेगा, जिसका 55% रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो 2 SEZ की रिफाइनरीज से आता है जो कि गुजरात में स्टैब्लिश है। इसके अलावा ONGC और ऑयल इंडिया जो स्टेट ओन कंपनीज हैं उनको भी गवर्नमेंट के इस डिसीजन से बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है, दैट इज़ SEZ। तो बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है जानते भी हों कि SEZ क्या है, तो जल्दी से 2-3 लाइन में डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं बेसिकली ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन और SEZ क्या है या ये क्या होते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी केवल इन्हीं जोन से होने वाले एक्सपोर्ट को ही क्यों एग्जेम्प्ट किया है एक्सपोर्ट लेवी से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 2000 में SEZ को इस्टेब्लिश, ईयर 2000 में SEZ को इस्टेब्लिश करना शुरू किया था। हाउएवर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट वाज पास्ड इन 2005 एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स अलॉन्ग विद SEZ रूल इन 2006। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 2006 से SEZ इंडिया में है। इट वाज ऑपरेशनल सिंस 2000 अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और बेसिकली ये चाइना का जो इकोनॉमिक सक्सेस मॉडल है उससे क्लोजली लिंक करके उसी की तरीके से ये SEZ फॉर्म किए गए थे इंडिया में। करंटली अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 380 नोटिफाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इंडिया में, आउट ऑफ विच अप्रॉक्सीमेटली 250 और 260 आर ऑपरेशनल। और अगर टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जहाँ पर ये SEZ स्टैब्लिश हैं, तो सबसे ज़्यादा SEZ हमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। गुजरात में भी कुछ SEZ हैं, बट दीज आर द टॉप 5 स्टेट्स। अच्छा, ये SEZ बेसिकली होते क्या हैं? ऐसा कि नाम से पता चल रहा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये किसी भी कंट्री के स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं जहाँ पर ट्रेड रिलेटेड रूल्स, टैक्स रिलेटेड रूल्स, बिजनेस रिलेटेड रूल्स जो हैं वो रेस्ट ऑफ द कंट्री से डिफरेंट होते हैं, एक फॉरेन टेरिटरी की तरह काम करते हैं या एक स्पेशल जोन की तरह काम करते हैं, जहाँ पर बोला था कि कंपनीज को बुलाया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर जोन में अगर स्टैब्लिशमेंट करते हैं, इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम आपको टैक्स से एग्जम्पशन देंगे, आपको कुछ लॉ से एग्जम्पशन देंगे, आपको कंप्लाइंसेस में ईज आउट कर देंगे, आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे इन कंपैरिजन टू
अदर टेरिटरीज ऑफ इकोनॉमी। तो कंट्री की अदर टेरिटरी के कंपैरिजन में इस स्पेशल जोन में कंपनीज को ज़्यादा इंसेंटिव, ज़्यादा टैक्स बेनिफिट, ज़्यादा इजीनेस होती है। और गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस ये होता है कि SEZ के थ्रू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज करे। एंड बेसिकली जो ये SEZ होते हैं कंट्री के जो नेशनल बॉर्डर्स हैं वहाँ पर स्टैब्लिश किए जाते हैं। एंड देयर एम्स इंक्लूड इंक्रीजिंग द ट्रेड बैलेंस, एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडवांसमेंट, गुड रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं SEZ स्टैब्लिश करने के। तो ये तो कंट्रीज़ को एडवांटेज हो जाते हैं। अब जो कंपनीज़ हैं, जो बेसिक MNCs हैं जो इन SEZ में आती हैं, उनको क्या क्या एडवांटेज होते हैं? जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पहले इनको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं, दे कैन इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री, दे कैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विद ईज, विद लेस कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट उनको आसानी से हो जाता है, बहुत सारे टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, उनको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में प्रेफरेंसेस मिलती है, और सबसे बड़ी बात उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलता है अगर वो कोई इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड वो कंपनीज उस पर्टिकुलर स्पेशल इकोनॉमिक जोन से करना चाहें तो स्पेशली इन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं इनको प्रेफरेंस मिलती है ओवर द अदर इन्वेस्टमेंट। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जो विंडफॉल टैक्स में रिवीजन किया है वो सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो एंटिटीज़ हैं, यूनिट लोकेटेड हैं, उनमें या उनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स को एग्जेम्प्ट किया है। हालांकि जो एक्सपोर्ट लेवीज अदर फ्यूल पर एक्सपोर्ट्स पर लग रही थी उस पर भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिडक्शन किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट यस इट इज़ नेसेसरी फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू सो, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, ईज आउट हो रहे हैं। सो hereby exempted the excisable goods when exported from the units located in special economic zone। और ये रिवीजन गवर्नमेंट ने किया है। हालांकि ये नंबर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया एंड व्हाट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड डेफिनेटली इकोनॉमिस्ट का एक कहना है, कंपनीज का एक कहना है कि जो रिवीजन हुआ है टैक्स में दैट वुड हेल्प द कंपनीज टू actually minimize their losses or increase their revenue that has been foregone because of this windfall tax that has been levied by government 3 weeks before। तो ये है टैक्स डायलेमा गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट ने हिंट किया था कि पहले वो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर पर विंडफॉल टैक्स लगाएगी। जुलाई 1 में गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स जो है वो इम्पोज कर दिया ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जुलाई 15 में गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट विल रिकंसीडर द प्राइस ऑफ ग्लोबल crude oil, and July 20 export levy on petroleum product cuts SEZ exempted from windfall tax। So this is the oil price ease out। Brent crude oil spot का ये ग्राफ है, हम देख सकते हैं थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, 119 से डिक्रीज करके 108 पर आ गया है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये एक्सेम्पशन दिया है। इसी के साथ हम एक और न्यूज़ कवर करेंगे जो कि इकोनॉमी से ही रिलेटेड है और पेज नंबर 8 पर दी हुई है। RBI में स्पेंड $100 बिलियन मोर टू डिफेंड रुपी। तो रुपी 80 का मार्क क्रॉस कर चुका है और हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे मेजर ले रहा है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द करेंसी डेप्रिसिएशन। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट विजिबल तो नहीं हो रहा, बट येस इन कंपैरिजन टू द अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसी इंडियन रुपी इज़ परफॉर्मिंग वेल। और ऐसा इकोनॉमिस्ट भी मान रहे हैं कि अदर करेंसीज़ के कंपैरिजन में, अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज़ के कंपैरिजन में जो इंडियन रुपी है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। इसके अलावा अदर डेवलप मार्केट की जो करेंसीज़ हैं, डेवलप इकोनॉमीज़ की जो करेंसीज़ हैं जैसे कि पौंड, येन, उन सब के अगेंस्ट में इंडियन रुपी इज़ एप्रिशिएटिंग। तो कहीं ना कहीं जो ये रिजल्ट है, जो ये करेंसी में इंडियन रुपी में जो बेसिकली ये एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन देखने को मिलना, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल फैक्टर्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रीजन। और RBI इंटरवेंशन भी कर रही है, हालांकि इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट येस उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो है ही। तो अब फिलहाल के लिए RBI ने एक सिग्निफिकेंट प्लान तैयार किया है डेप्रिशिएटिंग इंडियन रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए, या हम बोलें डेप्रिशिएटिंग इंडियन रुपी अगेंस्ट USD।
ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएसडी के अगेंस्ट जिस तरीके से इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है उसको स्टेबलाइज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना 1/6 of foreign exchange Reserve Bank of India will sell in order to defend the rupee against the rapid depreciation after it plumbed record low in the recent week, that is 80 rupee per dollar. तो एक ह्यूज अमाउंट का फॉरेक्स जो है वो आरबीआई सेल करने जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन, जो कि 1/6 पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इंडिया में। तो इतना अमाउंट, इतना ज़्यादा अमाउंट का फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई सेल करने जा रही है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इंडियन रुपी, क्योंकि इस ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 7% का डेप्रिसिएशन देखने को मिला है इंडियन रुपी की वैल्यू में। और आरबीआई के कई सारे इंटरवेंशन के बावजूद भी इंडियन रुपी इस मार्क को क्रॉस कर गया, आईएनआर इस 80 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस कर गया। हालांकि जो करेंसी डीलर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि ये अगर आरबीआई के इंटरवेंशंस नहीं हो रहे होते तो रुपी में जो डिक्लाइन है ये और ज़्यादा होता। कहीं ना कहीं आरबीआई के इंटरवेंशन ने रुपी को स्टेबलाइज करने में हेल्प ज़रूर करी है, बट कुछ जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। So the experts are saying that fall would have been far bigger if the RBI had not stepped into the stem the decline. और हमने कई बार डिस्कस भी किया था कि फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस में भी चेंज किए कई बार आरबीआई ने डॉलर सेल किए हैं, बट वो इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं था, इतना सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं था। बट इस बार आरबीआई ने डिसाइड किया कि अप्रॉक्सीमेटली $100 बिलियन आरबीआई सेल करने जा रही है इन ऑर्डर टू increase the supply of dollar so that the appreciating डॉलर और डेप्रिशिएटिंग इंडियन रुपी कैन गेट स्टेबलाइज। क्योंकि अगर डॉलर को सेल करेगी तो डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई जिस चीज़ की बढ़ती है उसकी जो वैल्यू होती है, जिसका प्राइस होता है, वो मार्केट में डाउन होता है। क्योंकि जिस तरीके से एफपीआई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से सेल आउट कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि डॉलर की जो शॉर्टेज है वो इंडियन इकॉनमी में बन रही है। इसके अलावा जो इंडियन रुपी है उसकी सप्लाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली इंडियन रुपी जो है वो फॉल कर रहा है। और इसीलिए अब आरबीआई डॉलर सेल करने जा रही है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ डॉलर इन करेंसी मार्केट सो दैट द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी कैन गेट स्टेबलाइज और अप्रिशिएट। हालांकि रुपी जो है वो अभी भी 80 पर डॉलर पर बना हुआ है। एक्सपोर्टर्स आर कंटिन्यूसली सेलिंग द डॉलर, इसकी वजह से रुपी जो है अभी फिलहाल के लिए 80 पर यूएसडी डॉलर पर सेटल है। सो लेट अस सी how this intervention, big intervention by RBI will take place and will stabilize the Indian rupee in future. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 6 of Business Standard. नीति आयोग makes a pitch for forming the digital banks. So Center's policy think tank कौन? नीति आयोग. नीति आयोग has made a case for setting up the digital bank. तो नीति आयोग ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि एक डिजिटल बैंक्स का फ्रेमवर्क तैयार किया जाए जिसके तहत इंडिया में डिजिटल बैंक सेटअप किए जाएं। और ये डिजिटल बैंक नॉर्मल बैंक की तरह ही डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करेंगे और एडवांस लोन भी लेंड करेंगे, बट ओनली थ्रू डिजिटल मीन्स। और इसके लिए नीति आयोग ने लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। हालांकि ये जो डिजिटल बैंक नीति आयोग ने सजेस्ट किए हैं ये प्रीवियसली प्रपोज डिजिटल बैंकिंग यूनिट से डिफरेंट होंगे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे बजट 23 में सजेस्ट किए थे कि एक 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स DBU सेटअप करी जाएंगी इंडिया में। तो जो ये नीति आयोग का सजेशन है, जो नीति आयोग का फ्रेमवर्क है, दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दीज proposed 75 DBUs which are being set up to push the digital payments, banking and fintech innovation in undeserved areas और underserved areas. जो नीति आयोग का सजेशन है, जो नीति आयोग के अकॉर्डिंग जो डिजिटल बैंक है, दैट वुड बी बैंक डिफाइंड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949
and this digital bank will have their own balance sheets and legal existence. तो ये जो 75 DBUs हैं, इनका पैटर्न, इनका फ्रेमवर्क इंटायरली डिफरेंट है जो कि नीति आयोग जिस तरह के डिजिटल बैंक सजेस्ट कर रहा है। ये डिजिटल बैंक प्रॉपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे, डिफाइंड होंगे, उनकी खुद की बैलेंस शीट होगी, डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करेंगे, एडवांस लोन्स भी देंगे, बट ऑल विल बी थ्रू द डिजिटल मीन्स। तो नीति आयोग ने एक प्रपोजल सबमिट किया, एक रिपोर्ट तैयार करी जिसका नाम है प्रपोजल फॉर डिजिटल बैंक्स इन इंडिया, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रेजिम। और इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि इंडिया ने जिस तरीके से पेमेंट फ्रंट पे टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया है, उसका एक्सटेंशन अभी बाकी, सेम मॉडल को रिप्लिकेट किया जा सकता है क्रेडिट नीड को भी टारगेट करने के लिए। तो अभी पेमेंट फ्रंट पे अगर हम देखें तो UPI, गूगल पे, बहुत सारे पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज आ गए हैं, इवन इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स, छोटे छोटे वेंडर्स भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को अब यूज़ कर रहे हैं। तो उसकी सक्सेस को एलाबोरेट करते हुए नीति आयोग ने बोला कि सेम मॉडल कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ एड्रेसिंग क्रेडिट नीड ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। और जिस तरीके से अभी क्रेडिट क्रंच की सिचुएशन चल रही है, बिजनेस और पॉलिसी कंस्ट्रेंट हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट की नीड है बट क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो रहा, तो करंट क्रेडिट गैप जो है ये कहीं ना कहीं रिवील करता है कि देयर इज़ अ नीड फॉर लीवरेजिंग द टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली इन दिस सेक्शन, स्पेशली क्रेडिट नीड सेक्शन में, इन ऑर्डर टू कैटल द नीड्स एंड ब्रिंग द underserved area within the formal financial fold और financial इंक्लूजन। सो बेसिकली जिस तरीके से पेमेंट के केस में इंडिया ने टेक्नोलॉजी को लीवरेज किया है और सक्सेस अचीव करी है, इट इज़ अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू एड्रेस द क्रेडिट नीड ऑफ द कंट्री, मोर स्पेसिफिकली MSME sector, by leveraging the technology so that the credit need of the business organization can be fulfilled and financial inclusion can be achieved। इससे क्या होगा, सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, रेगुलेटरी बॉडीज़ के, वो भी अचीव होंगे, एम्पावरमेंट होगा स्मॉल बिजनेसेस का, ट्रस्ट इंक्रीज होगा रिटेलर्स का, स्मॉल कंज्यूमर्स का, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी छोटे छोटे बिजनेसेस के पास। तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस नीति आयोग ने प्रेजेंट करी है। ओवरऑल डिजिटल बैंक का कंसेप्ट ये है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ कमर्शियल बैंक। इन पे सारे कमर्शियल बैंक के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत प्रॉपरली डिफाइंड होंगे, इनके अपने प्रॉपर क्राइटेरिया होंगे जैसे कमर्शियल बैंक्स के होते हैं, लिक्विडिटी नॉर्म्स, सिंपल फाइनेंशियल लिक्विडिटी नॉर्म्स जैसे कमर्शियल बैंक्स के लिए होते हैं वैसे ही डिजिटल बैंक्स के लिए होंगे। तो जस्ट लाइक अ कमर्शियल बैंक्स, फिजिकल कमर्शियल बैंक, डिजिटल बैंक का प्रपोजल नीति आयोग ने दिया और इसके लिए प्रॉपर रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क भी तैयार किया है। लेट अस सी गवर्नमेंट कैसे इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करती है। क्या डिजिटल बैंक्स और DBUs को मर्ज कर दिया जाएगा, या DBUs अलग बनेंगी और डिजिटल बैंक्स अलग होंगे, ये फ्यूचर कोर्स में देखने वाली बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेंटर पुशेस टाइमलाइन फॉर लेबर कोड रोल आउट। तो इंडिया में लेबर कोडिफिकेशन, लेबर लॉस का कोडिफिकेशन, अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंट्रल लेबर लॉस कोडिफाई हुए थे 2019 से लेकर के 20 तक, उनको पार्लियामेंट में पास कराया गया। बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला बहुत सारे लेबर यूनियन से। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 40 सेंट्रल लेबर लॉस को कोडिफाई करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया था और उसको पार्लियामेंट से पास करा लिया था। उसका इम्प्लीमेंटेशन इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में शेड्यूल था और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को टाइम दिया था कि वो रूल्स बना लें। क्यों रूल्स बनाने के, क्योंकि आपको शायद पता होगा, उससे पहले भी मैंने कई बार डिस्कस भी किया है कि जो लेबर है, लेबर वेलफेयर, लेबर इश्यूज ऑल कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब इसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर आइटम पर रूल्स बना सकती हैं, लेजिस्लेट कर सकती हैं। और अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है, द रूल्स और द लेजिस्लेशन मेड बाय यूनियन विल प्रिवेल। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, कोडिफिकेशन कर दिया था इन ऑर्डर टू ईज आउट द कंप्लायंसेस फॉर द इंटरप्राइजेस, फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कई सारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ थी उनको भी इंक्रीज कर दिया था गवर्नमेंट ने, जिससे कि कंपनीज को कंप्लायंसेस में आसानी हो। क्योंकि इंडिया पर हमेशा से ये एलिगेशन लगता रहा है कि इंडिया में जो लेबर लॉज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं,
बहुत ज़्यादा रूडेंट हैं, मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूजिंग है एंड डेफिनेटली कंप्लाइंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। कंपनीज हमेशा से एलिगेशन, स्पेशली फॉरेन कंपनीज, तो इसीलिए लेबर लॉज को गवर्नमेंट ने कोडिफाई किया, सिंप्लीफाई किया है इन ऑर्डर टू हैव द बेटर कंप्लाइंसेस, जिसकी वजह से इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इम्प्रूव हो। और इसी कोडिफाइड लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन होना था, जिसके लिए गवर्नमेंट ने टाइमलाइन सेट करी थी। स्टेट्स गवर्नमेंट्स और यूटीज़ को डायरेक्शंस दिए थे कि वो इन कोडिफाइड लेबर लॉज के अकॉर्डिंग अपने रूल्स बनाने, और जब रूल्स तैयार हो जाएंगे तब इस पर्टिकुलर लेबर कोड को यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द कंट्री इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये बैकग्राउंड है। आज की न्यूज़ क्या है, तो जो टाइमलाइन सेट करी थी गवर्नमेंट ने, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो स्टेट्स थे, यूनियन टेरिटरीज थे, वो रूल्स नहीं बना पाए। वो जो ड्राफ्ट रूल्स थे कोड से रिलेटेड वो पब्लिश नहीं कर पाए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी ड्राफ्ट रूल पब्लिश नहीं किए हैं ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 4 लेबर कोड्स। तो जो 4 लेबर कोड्स हैं कौन कौन से, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। So code on wages, code on industrial relation, code on social security and code on occupational safety, health and working condition, ये 4 लेबर कोड हैं। और 36 यूटीज़ और स्टेट्स को बोला गया था इन पर आप पब्लिश करिए ड्राफ्ट रूल्स। अप्रॉक्सीमेटली 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक अपने रूल्स पब्लिश नहीं किए हैं, और इसी को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फ़िलहाल के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं बता सकती कि कब तक ये जो नए कोडिफाइड लेबर लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो अभी तक रूल बना नहीं पा रहे हैं, रूल पब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, और जब तक सारे स्टेट्स और यूटीज़ ड्राफ्ट पब्लिश नहीं कर देते रूल्स पर, तब तक की गवर्नमेंट इन लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। हालांकि इंट्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, एंड वंस दीज स्टेट्स एंड यूटीज विल एक्चुअली फाइनलाइज्ड एंड पब्लिश देयर ड्राफ्ट रूल, गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट दीज 4 लेबर कोड्स। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। कब बोला? पार्लियामेंट में क्वेश्चन आंसर सेशन में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एमपी ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन गवर्नमेंट इज एक्चुअली गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज लेबर कोड्स, क्या डेडलाइन है, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट ने अपनी पोजीशन बता दी है। हालांकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो कोड ऑन वेजेस है उस पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्सिबल है, उसमें मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स ने प्री पब्लिश कर दिए हैं रूल्स, लेकिन जो अदर टेरिटरीज हैं, कंट्री स्टेट्स हैं, वो अभी फ़िलहाल के लिए जो कुछ अदर लेबर कोड्स हैं उस पर रूल ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे। ओनली वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड एंड यूटी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन दीप एंड लक्षद्वीप हैव नॉट डन सो। इवन ये जो स्टेट्स और यूटीज़ हैं इन्होंने अभी किसी भी लेबर कोड पर ड्राफ्ट रूल पब्लिश नहीं किया है। दिल्ली, मिजोरम और राजस्थान ने प्री पब्लिश किए थे ड्राफ्ट रूल, बट केवल एक ही कोड पर, दैट इज कोड ऑन वेजेस। सिक्किम ने कोड ऑन वेजेस और इंडस्ट्रियल रिलेशन पर अपने ड्राफ्ट पब्लिश कर दिए। इसी तरह पुदुचेरी और अंडमान निकोबार ने वेजेस और सोशल सिक्योरिटी पर अपने ड्राफ्ट पब्लिश कर दिए। दो पर अभी दो कोड्स पर ड्राफ्ट पब्लिश करना बाकी है। तो इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सिचुएशन है। किसी ने वेजेस पर कोड पब्लिश कर दिए, किसी में 3 बाकी हैं, किसी में 4 बाकी हैं, किसी में 1 बाकी है। तो जिसकी वजह से सारे जो स्टेट्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो एज मैनी एज 26 स्टेट्स एंड यूटीज हैव फ्लॉटेड द draft rule on IR, 25 on social security and 24 on occupational safety, health and working conditions पर अप्रॉक्सीमेटली इतने स्टेट्स कर चुके हैं और यूटीज़ कर चुके हैं। तो इसका मतलब एक लार्ज नंबर अभी भी बाकी है जिसको कोडिफाई करना है अपने रूल्स को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट फिलहाल के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। सो दीज आर द स्टेटस, करंट स्टेटस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑन ड्राफ्ट रूल पब्लिकेशन। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, एंड दिस इज वर्किंग एज अ मेजर impediment, hurdle or obstacle for the government for implementing labor codes in India. अब देख लेते हैं some other news clip. NCLT admits insolvency plea against future retail. तो मुंबई में जो NCLT stands for National Company Law Tribunal. So National Company Law Tribunal की मुंबई बेंच ने वेडनेसडे को बैंक ऑफ इंडिया की पटिशन एक्सेप्ट कर ली है। किस लिए? अंडर सेक्शन 7 of Insolvency and Bankruptcy Code, Bank of India has
file a plea to start the proceedings against the future retail and appointed an interim resolution professional in this matter. And finally NCLT have accepted this plea of Bank of India. तो अब फ्यूचर रिटेल पर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलेंगी क्योंकि बहुत सारे अपने पेमेंट्स पर ड्यूज पेमेंट्स पर फ्यूचर रिटेल जो है वो डिफ़ॉल्ट कर गया। और जिस तरीके से अमेजोन और रिलायंस का केस चल रहा है वो अभी फ़िलहाल के लिए रिजोल्यूशन में आता नहीं दिख रहा। तो इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 7 के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है और एनसीएलटी ने उस प्रोसीडिंग्स उस प्ले को एक्सेप्ट कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, गवर्नमेंट प्लान शॉर्ट टर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2015 से लेकर 2020 तक जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ख़त्म हो गई और तब से 2020 के बाद से इंडिया में पैंडेमिक की सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी और उसे 6 मंथ करके होल्ड करती जा रही थी। और अभी लास्ट जो डेडलाइन है वो सितंबर 30 तक की रखी गई है। सितंबर 30 तक की इसी 2015 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। लेकिन एज पर द information, now government is thinking to or planning to make a short term foreign trade policy instead of going for 5 years foreign trade policy। तो ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट जो है वो नई फॉरेन पॉलिसी को शॉर्ट टर्म के लिए ला सकती है। कितने शॉर्ट टर्म के लिए? 2 से 3 सालों के लिए। रीज़न क्या है गवर्नमेंट का? कि जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो, इंटरनेशनल ट्रेड चेंज हो रहा है, जो डायनामिक्स जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरह से डिसरप्शन देखने को मिल रहे हैं रिसेंटली पैंडेमिक के बाद, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद, उस समय इतनी लॉन्ग पॉलिसी ला पाना, फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना बहुत इम्पॉसिबल है। दैट इज़ वाई अगर 5 साल की पॉलिसी लाई जाती है तो उसमें एक अनसर्टनिटी बनी रहेगी क्योंकि फ्यूचर प्रोडिक्शन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन कॉज्ड बाय पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन कॉज्ड बाय रशिया यूक्रेन क्राइसिस। एंड दैट इज़ वाई इंडियन गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग शॉर्टर ड्यूरेशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जस्ट टू कंसीडर द ग्लोबल टर्मोइल सिचुएशन। इसके अलावा एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 2024 में जो जनरल इलेक्शन पेंडिंग है उसकी वजह से भी गवर्नमेंट ये शॉर्ट टर्म की पॉलिसी ला रही है। हालांकि कोई भी रीज़न हो, बट ऑल दीज रीजंस आर एप्ट क्योंकि डिस्ट्रप्शन तो है ही ग्लोबल मार्केट में। सो शॉर्ट टर्म पॉलिसी लाना ज़्यादा विजनरी होगा रादर देन गोइंग फॉर अनसर्टेन 5 ईयर पॉलिसी। अब कई स्टूडेंट जानते होंगे एफटीपी क्या है, और वैसे जनरल अगर हम डिस्कस करें तो एफटीपी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती क्या है? इट इज़ बेसिकली इलाबोरेटेड पॉलिसी गाइडलाइन एंड स्ट्रैटेजी टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर। जनरली 5 ईयर की पॉलिसी होती है। अभी जो हमारी रिसेंटली ख़त्म हुई है पॉलिसी वो 2020 में ख़त्म हुई और नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी थी और पैंडेमिक की वजह से वो होल्ड ऑन हो गया। तो एक डिटेल गाइडलाइन होती है, स्ट्रैटेजी होती है जिससे गवर्नमेंट ये बताती है एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को कैसे इंडिया में फॉरेन ट्रेड को इम्प्रूव करना है, मोर स्पेसिफिकली कैसे एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में बढ़ाना है। और जो अभी पॉलिसी वो 2015 की पॉलिसी है, सितंबर तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। मल्टीपल एक्सटेंशंस देखने को मिले, हमने कवर भी किया है न्यूज़ में। सो लेट अस सी क्या गवर्नमेंट इस शॉर्ट टर्म पॉलिसी को ला पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इट इज़ एन वेरी एप्ट डिसीजन सीइंग द करंट ग्लोबल टर्मोइल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, एज बॉन्ड लूजेस पाइल अप बैंक्स आस्क आरबीआई फॉर HTM extension. So commercial banks are requesting Reserve Bank of India for what? To extend the dispensation on the held to maturity portion of bond portfolio beyond the March 2023। तो एक रीसेंट मीटिंग हुई है जहां पर कमर्शियल बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोला है या रिक्वेस्ट करी है कि जो बॉन्ड पोर्टफोलियोज बैंक होल्ड कर रहे हैं उसमें बैंक्स को STM एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाए। मतलब बैंक्स आर बेसिकली आस्किंग फॉर द परमिशन टू पार्क अ लार्जर क्वांटम ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो देन इट इज करेंटली परमिटेड एमिड द एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग बॉन्ड यील्ड। तो जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है उसको देखते हुए कमर्शियल बैंक जो है वो RBI से परमिशन मांग रहे हैं ज़्यादा क्वांटम इन्वेस्टमेंट की इनटू सिक्योरिटीज़ और इनटू पोर्टफोलियो सिक्योरिटी, जिससे कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके।
इसके अलावा टाइमलाइन को होल्ड अप जो टाइमलाइंस हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, एस टी एम स्टैंड्स फॉर हेल्ड टू मैच्योरिटी जो टाइमलाइन है उस पर भी एक्सटेंशन मांगा जा रहा है कि मार्च 2023 से ज़्यादा का टाइमलाइन इंक्रीज कर दिया जाए. व्हाट हैपेंड इफ अ बैंक बाइज अ बॉन्ड आफ्टर मार्च 2023? इट हैज़ टू बी marked to market MTM and become a challenging situation, said an official. So let us see RBI will accept this demand for commercial banks or not. इसके अलावा RBI has renewed commitment to market practice code. So Reserve Bank of India has renewed its commitment or it's renewed its statement of commitment. किस चीज़ पर commitment? Of the FX Global Code, which is a compilation of the best practices formulated by central bank worldwide. So FX Global कोड पर आरबीआई कमिट है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग होती है उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अडॉप्ट करेगा और हर साल इस स्टेटमेंट को रिन्यू करना पड़ता है. तो आरबीआई ने इस बार भी इस कमिटमेंट इस स्टेटमेंट को रिन्यू किया है, जहाँ पर आरबीआई ने ये इंश्योर किया दैट आरबीआई इज कमिटेड टू एफएक्स ग्लोबल कोड विच इंक्लूड्स द बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस, और जो कि वर्ल्ड के जो सेंट्रल बैंक हैं वो यूनानिमसली फॉर्म करते हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सर्विस चार्ज बाय रेस्टोरेंट्स एट सी स्टे CCPA गाइडलाइन. अगर आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा CCPA ने, व्हाट इज CCPA? दैट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने रिसेंटली एक वर्डिक्ट दिया था जहां पर बोला गया था कि रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते. सर्विस चार्ज जो है वो वॉलंटियर है, चॉइस बेस्ड है. बिल पर डिफ़ॉल्ट वो सर्विस चार्ज नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं लगा सकते. और रेस्टोरेंट्स और होटल को डायरेक्शंस दिए थे और कंज्यूमर्स को भी इन्फॉर्म किया था कि अगर किसी भी तरह के रेस्टोरेंट में आप पर ज़बरदस्ती या बिल में बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज आता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं. CCPA की इसी डिसीजन को लेकर के नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट गया था, हाई कोर्ट गया था, जहाँ पर हाई कोर्ट ने CCPA के इस डिसीजन को स्टे कर दिया है और सीधे सीधे हाई कोर्ट ने ये बोला है कि जो सर्विस चार्ज है दैट इज वॉलंटियर, इज अ मैटर ऑफ चॉइस, and if consumer don't want to pay, don't consumer should not enter the restaurant. It is a matter of choice. तो जस्टिस जो है वो इनके ये रिमार्क है कि अगर कंज्यूमर को, कस्टमर को सर्विस चार्ज नहीं पे करना है तो वो होटल या रेस्टोरेंट, उस पर्टिकुलर होटल या रेस्टोरेंट में ना जाए. हालांकि कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि जो टेक अवे फूड ऑर्डर्स हैं उन पर सर्विस चार्ज बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लग सकता. तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर CCPA के ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है कुछ क्लैरिफिकेशंस के साथ में. एंड द नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज वेलकमिंग दिस डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. RBI शुड कम अप विद ऑन टैप लाइसेंस फॉर UCB's बोर्ड मेंबर. अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर के गवर्नमेंट ने अभी आरबीआई ने जो CAR की लिमिट इंक्रीज करी तो उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था कि 2019 से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे मेजर्स ला रहा है. एंड रीसेंट रिवाइज गाइडलाइंस ऑन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और UCBs विच वॉज अनाउंस्ड बाय RBI ऑन ट्यूसडे will put these lenders on growth path, though there is a need to further liberalize the sector by offering new bank license as per the बोर्ड मेंबर ऑफ सेंट्रल बैंक. तो जो स्पॉन्सर्ड बैंक हैं उनके कुछ जो बोर्ड मेंबर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि जो UCBs हैं उनके लाइसेंस रिन्यूअल के लिए, नए लाइसेंस के लिए वन टैप सिंगल विंडो का प्रोविजन RBI को करना चाहिए. एंड दिस विल फैसिलिटेट द UCBs टू गो ऑन ग्रोथ पाथ. कल हमने डिस्कस किया था कि Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 के लिए कैसे कितने RBI ने कितने CR की लिमिट रखी है. Tier 1 UCBs क्या है, Tier 2 UCBs क्या है, Tier 3, Tier 4 हमने डिस्कस किया था. तो फिलहाल के लिए RBI को यह सजेशन दिए जा रहे हैं कि लाइसेंसिंग के लिए, UCBs की लाइसेंसिंग के लिए वन टैप सिंगल विंडो RBI को प्रोवाइड करनी चाहिए. इट इज़ रिकमेंडेशन. हाउएवर RBI विल डू इट और नॉट, दैट विल अ लेटर that can be seen later. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. एट 9.4% UK इन्फ्लेशन टचेस न्यू 40-year हाई ऑन पेट्रोल एंड फूड
प्राइसेस। तो जिस तरीके से पेट्रोल और फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से ब्रिटिश इन्फ्लेशन जो है वो अपने 40 साल के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय दैट पर्टिकुलर country. तो as per the Office of National Statistics, the annual consumer price inflation rose in June up to 9.4%, जो कि फरवरी 1982 से अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। 1982 से लेकर के अब तक इट इज़ द हाईएस्ट CPI 9.4 इज़ द हाईएस्ट इन्फ्लेशन दैट ब्रिटिश इकोनॉमी हैज़ seen. And May it was approximately 9.1. So May it was 9.1. June May it has increased up to 9.4. And the latest increase means Britain had the highest rate of inflation seen in any group of the 7 advanced economies since 1985. तो G7 जो इकोनॉमीज़ हैं उनके कंपैरिजन में ब्रिटेन में इस समय सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है। और जैसा कि हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, ये जो इन्फ्लेशन का ट्रेंड है ये सिर्फ ब्रिटिश में नहीं, USA, इंडिया और अदर इकोनॉमीज़ में देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, these geopolitical situations are not controllable by the governments, respective governments, as well as the central banks. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.